चलिए दोस्तों, आपसे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या पॉजिटिव हो सकती है, क्या नेगेटिव हो सकती है और क्या जीरो हो सकती है। तो आपने अपने हिसाब से सबने मन में आंसर निकाल ही लिया होगा। अब अपन देखते हैं आपका आंसर सही है या गलत। ठीक है, इसको समझने के लिए एक सिंपल सा अपन कॉन्सेप्ट लेते हैं। जब आप गाड़ी चलाते हो, बाइक या चलाते हो, कार चलाते हो, तो उसकी स्पीड जीरो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जब गाड़ी रुकी हुई है तो उसकी स्पीड कितनी होती है? जीरो होती है। और जब गाड़ी चल रही है किसी भी स्पीड से चलो, कांटा जीरो से आगे जाएगा या नहीं जाएगा? जीरो से 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो जीरो से कांटा आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यानी वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। कहने का मतलब जब गाड़ी खड़ी है तो उसकी स्पीड कितनी हो गई? जीरो। और जब गाड़ी चल रही है तो उसकी स्पीड जीरो से तो ज़्यादा ही होगी, यानी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। अब आपसे क्वेश्चन मेरा ये है, क्या गाड़ी की स्पीड नेगेटिव हो सकती है? क्या गाड़ी का स्पीडोमीटर का कांटा जीरो से नीचे आ सकता है? आ सकता है? आ सकता है। अगर गाड़ी रिवर्स में लो तो क्या जीरो से नीचे आ जाएगा? नहीं आएगा। तो इतना टैलेंट अपने को नहीं दिखाना। गाड़ी ऐसा नहीं मन में आपके क्वेश्चन उठे गाड़ी को रिवर्स में ले लो तो कांटा जीरो से नीचे चला जाएगा। इतना सुपर टैलेंट नहीं दिखाना, नहीं तो ऑन द स्पॉट अपने को नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा। क्लियर? तो इतना टैलेंट अपने को नहीं दिखाना। तो गाड़ी की स्पीड जीरो हो सकती है या जीरो से ज़्यादा हो सकती है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये कॉन्सेप्ट आप सिंपल से समझ गए होंगे। बस इसी कॉन्सेप्ट को अपन रेट ऑफ रिएक्शन यानी स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन पे लागू कर दो तो क्या हो जाएगा? स्पीड जीरो हो सकती है। अगर रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है तो स्पीड ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी? जीरो। और अगर रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है तो उसकी स्पीड जीरो से तो ज़्यादा ही होगी, यानी रिएक्शन की स्पीड पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। क्लियर? तो उम्मीद है आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे अच्छे से। क्लियर? अब आगे देखें। अब अगर अपन अगला टॉपिक शुरू करें जो कि है लॉ ऑफ मास एक्शन, जो किसने दिया था? गुडबर्ग और वागे, ये दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या दिया था? लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि आप 11th क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। क्या कहता है ये लॉ? इधर देखें। मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, Na प्लस Mb गिव्स प्रोडक्ट। क्या हो रहा है इस रिएक्शन में? कैपिटल ए के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? स्मॉल n। और कैपिटल बी के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? स्मॉल m। और दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन को मैं dx अपॉन dt से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि अपन देख चुके हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर रिएक्टेंट कौन है? A और B है। तो A, अब इसकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करना है तो मैंने क्या बताया था? इसको अपन क्या कर देंगे? ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये हो गई A की कंसंट्रेशन, ये हो गई B की कंसंट्रेशन। इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? तो ये क्या कहता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कौन? रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि आप जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी? बढ़ेगी। क्लियर? अब आपको क्या ध्यान रखना है? यहाँ पे ए के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? स्मॉल n। तो जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करना है उसको उसकी कंसंट्रेशन के पावर में आपको लगानी है। तो ए के कितने मॉलिक्यूल n? तो n कहाँ चला जाएगा? इसके पावर में। बी के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? स्मॉल m। तो स्मॉल m कहाँ चला जाएगा? इसके पावर में। क्लियर? ये चीज़ें आपने 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा कि जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं उसको उसकी पावर में लगाते हैं। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है किसका? लॉ ऑफ मास एक्शन, जो ये कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन। क्लियर? अब इधर देखें। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाकर अगर इक्वल टू लाना है तो अपने को पता है एक कांस्टेंट आता है। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन, 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 रेट ऑफ रिएक्शन
इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के अगर मैं डायरेक्ट इक्वल का साइन लाऊं तो एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट अपन ने क्या ले लिया, कैपिटल के, ए की पावर एन और बी की पावर एम। क्लियर। अब देखिए ये जो के है यहाँ पे, ये के क्या कहलाता है, रेट कांस्टेंट। क्लियर। तो रेट ऑफ रिएक्शन अलग चीज़ है, रेट ऑफ रिएक्शन तो क्या हो गया, dx अपॉन dt, और रेट कांस्टेंट क्या है, कैपिटल के। तो रेट ऑफ रिएक्शन dx बाई dt है और रेट कांस्टेंट क्या है, के। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ से किसका कॉन्सेप्ट आया, रेट कांस्टेंट का क्वेश्चन आया। क्लियर। अब इधर देखें, इधर देखें। अब अगर मैं क्या करूँ, कोई स्पेसिफिक, इसको मान लो इक्वेशन 1 दे देते हैं इसको। अगर मैं क्या करूं, कोई स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाई करूं, स्पेसिफिक कंडीशन, क्या स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं कि जो भी रिएक्शन में रिएक्टेंट ले रहे हैं उन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपन कितनी ले रहे हैं, 1, यानी कि ए की कंसंट्रेशन, इस रिएक्टेंट में रिएक्टेंट को, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है, ए और बी तो है, तो ए की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू बी की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कितनी ले ली, 1, और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। तो ये अपन ने क्या किया, इस इक्वेशन 1 पर अपन ने क्या कर दिया, एक स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाई कर दी। तो ये कंडीशन जब अपन इक्वेशन 1 पे अप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, अप्लाइंग ऑन इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा भाई, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के। अब देखो ए की कंसंट्रेशन, इसकी जगह अपन कितनी वैल्यू रखेंगे, 1 की पावर कितनी भी होगी वो 1 ही आएगी। बी की जगह अपन क्या रखेंगे, बी की कंसंट्रेशन की जगह क्या रखेंगे, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आएगी, और 1 इंटू 1 कितना होगा, 1 ही होगा, और 1 को k से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल ये वाली चीज़ आएगी कि नहीं आएगी। कैलकुलेटर लेने की ज़रूरत तो नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इन दोनों की जगह अपन ने क्या रखा है, 1 की वैल्यू रखी, 1 की पावर कितनी भी हो 1 की पावर कितनी भी हो 1 इंटू 1 इंटू k कितना आ जाएगा, k आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इक्वेशन 1 किस में कन्वर्ट हो गई, इक्वेशन 2 में। क्लियर। जब अपन नॉर्मल बात कर रहे थे तब यहाँ पे के क्या कहला रहा था, रेट कांस्टेंट कहला रहा था, और ये रेट ऑफ रिएक्शन एंड dx बाई dt क्या कहला रही थी, रेट ऑफ रिएक्शन, सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन कहला रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने इस इक्वेशन 1 पर स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाई करी, कौन सी स्पेसिफिक कंडीशन, कि रिएक्टेंट, सभी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैंने कितनी ली, 1 ली। स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाई करने पर अब जो ये रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट आया है ये अब नॉर्मल नहीं रहा। अब ये जो के आया है इसको नॉर्मल रेट कांस्टेंट नहीं कह के स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहा जाएगा। और ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसको नॉर्मल रेट ऑफ रिएक्शन नहीं कह के अपन क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इस पर अपन ने क्या कर दिया, स्पेसिफिक कंडीशन अपन ने क्या करी, अप्लाई करी है। स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाई करने पर ये जो रेट कांस्टेंट है वो नॉर्मल रेट कांस्टेंट नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। और ये रेट ऑफ रिएक्शन अब क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। तो उम्मीद है आपको नॉर्मल और स्पेसिफिक के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब आगे देखें। चलिए, अपन ने अभी तक क्या देख लिया, लॉ ऑफ मास एक्शन देख लिया, उसका रिप्रेजेंटेशन देख लिया, और स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी अपन ने देख लिया। क्या क्या देखा, लॉ ऑफ मास एक्शन जिसमें अपन ने रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट के बारे में बात करी। उसके बाद अपन ने उसमें स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाई कर अपन ने क्या निकाला, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। क्लियर। अब अगर मैं बात करूँ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, नॉर्मल के की अगर मैं बात करूँ, स्पेसिफिक नहीं नॉर्मल, तो इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट बताओ, फर्स्ट ऑर्डर की बताओ, सेकंड ऑर्डर की बताओ। तो आपको एक सिंपल सी मैट्रिक अप्लाई करना सिखा रहा हूँ, आपको उस फॉर्मूले में बस वैल्यू रखनी है और आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा। हालांकि इस फॉर्मूले की डेरिवेशन करी जा सकती है, लेकिन ना तो 12th में पूछी जाती है, ना आपके नीट और मेंस में काम आएगी, इसलिए सीधा कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए इधर सिंपल सी ट्रिक, आपको क्या फॉर्मूले फाइंड आउट करनी है, देखें इधर।
सिंपल सा फॉर्मूला है यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कैपिटल के इज इक्वल टू, सिंपल सा फॉर्मूला देखें इधर, मोल की पावर 1 माइनस एन प्लस एम, लीटर की पावर n प्लस एम माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है। इसमें आपको क्या करनी है, n प्लस एम की वैल्यू रखनी है, जहाँ पर n प्लस एम इज इक्वल टू क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है वो अभी अपन अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में अपन देखेंगे। इधर देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पूछा यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर का मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई, जीरो, यानी कि इसके लिए n प्लस एम की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में n प्लस एम की जगह क्या रखना है, जीरो वैल्यू रखनी है। तो क्या आ जाएगा, मोल 1 माइनस जीरो, मोल ही होगा, मोल n प्लस एम, जीरो माइनस 1 क्या हो जाएगा, -1 और सेकेंड इनवर्स। ये रेट कांस्टेंट की यूनिट आ गई किसके लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सिंपल n प्लस एम की जगह क्या रखना है, जीरो। अगर फर्स्ट ऑर्डर पूछूं तो n प्लस एम की जगह क्या रख दोगे, 1। अगर सेकेंड ऑर्डर पूछी जाए तो n प्लस एम की जगह क्या रख दोगे, 2। जैसे अगर फर्स्ट ऑर्डर यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई, 1। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ही क्या हुआ, यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई, 1। तो n प्लस एम की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो अब अगर आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो 1 माइनस 1 गया, लीटर 1 माइनस 1 गया, पीछे सिर्फ क्या बचेगा, सेकेंड इनवर्स। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट हो गई, क्लियर। और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की यूनिट, जहाँ पर n प्लस एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। कितनी होगी ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, 12th में भी पूछा जाता है, तो इस पर आप ये सिंपल सी ट्रिक आपको फॉलो करनी है। चलिए दोस्तों, तो हम देख चुके हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या चीज़ होती है, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन क्या चीज़ होती है, रेट कांस्टेंट क्या चीज़ होती है और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है। तो इसको अब हम डिटेल में समझ चुके हैं। तो अगर आप ये चीज़ समझ चुके हैं तो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपको मुझे यूनिट बतानी है, यूनिट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको मुझे रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट बतानी है। सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है ये आपको मुझे बताना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं आप कितना दिमाग लगा पाते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट, रेट कांस्टेंट की यूनिट, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।